No more long and boring lectures, no more poor quality videos, and no more second-hand lectures. A-Team Commerce Academy brings you next level ACCA lectures you deserve. चलें जी, तो इस सेशन के अंदर हम अपना पहला इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखने जा रहे हैं. ठीक है. सो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखें या IFRS देखें, हम प्राइमरीली 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करने वाले हैं. आगे आने वाले सेशंस के लिए भी आपको अभी बता रहा हूँ मैं. नंबर 1 इज़ रिकॉग्निशन, यानी कि एंट्री हम कब पास करेंगे, राइट. नंबर 2 किस अमाउंट से पास करेंगे, यानी कि मेजरमेंट. एंड नंबर 3 प्रेजेंटेशन. ठीक है. नाउ प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इस पर्टिकुलर आइटम को हमें कैसे दिखाना है. ओके. नाउ डिस्क्लोजर को लेकर के एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसके अंदर जितने भी IAS और IFRS हम कवर कर रहे हैं सबसे रिलेटेड डिस्क्लोजर हम डिस्कस करेंगे. उससे कोई सवाल एग्ज़ाम के अंदर बनता नहीं है, बट उसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगी. सो हर सेशन के अंदर जब हम IAS और IFRS के बारे में बात कर रहे होंगे, वी आर प्राइमरीली गोइंग टू टॉक अबाउट 2 थिंग्स. नंबर 1 इज़ द रिकॉग्निशन एंड नंबर 2 इज़ द मेजरमेंट. ठीक है. ओके. यहाँ हम बात करने जा रहे हैं IAS 16 की, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसे प्यार से हम PPE बोलने वाले हैं. ठीक है. दिस इज़ नथिंग बट योर नॉन करंट असेट और फिक्स असेट. इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से किस तरह से होनी चाहिए वो हमको देखना है. ठीक है. इसे 2 पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे. आज के सेशन के अंदर टाइमलाइन आपके सामने है. वी आर गोइंग टू डिस्कस कि इसे जब हम पहली बार रिकॉग्नाइज करेंगे, इसे हम जब पहली बार रिकॉग्नाइज करेंगे तो कॉस्ट, यानी कि किस कीमत पे हमें इसे रिकॉग्नाइज करना है, या फिर ख़रीदने के बाद कोई खर्चा होता है तो क्या उसे भी हमें कॉस्ट का पार्ट बनाना है, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे. दूसरी बात हमारी यहाँ पर हो जाती है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन को किस तरह से ट्रीट करना है, कैलकुलेट करना है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं. और तीसरी बात, अगर हमारे एस्टीमेट के अंदर कोई भी बदलाव आता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा. ओके. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दी कॉस्ट. ठीक है. कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या एक्सक्लूड होगा. ठीक है. अब सर ये कॉस्ट मतलब क्या हुआ? कॉस्ट मतलब ये हुआ सिंपली, अगर आप कोई नॉन करंट असेट, कोई भी फिक्स असेट परचेज कर रहे हो तो उसे किस अमाउंट पे आपको रिकॉर्ड करना है. दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. ठीक है. तो जब हम कोई भी असेट खरीदते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स को सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल, आप एक एयर कंडीशनर खरीद रहे हैं 30,000 रुपये का, तो ये उसका परचेज प्राइस हो जाता है. ठीक है. बट वो ख़रीद लेने से AC आपके यहाँ काम करना शुरू कर गया क्या? नहीं. जब तक वो AC शोरूम से उठ करके आपके ऑफिस में नहीं आ जाता, आप उस AC का कुछ नहीं कर सकते. राइट. अच्छा, अब वो आपके ऑफिस में आ चुका है बट इट इज़ स्टिल लाइंग देयर, तो भी उस AC का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है. उसको और इस्तेमाल में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा. इंजीनियर को बुलाएंगे, उसे कुछ पैसे देंगे और AC का इंस्टॉलेशन हम कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है. और इस तरह से अब वो एयर कंडीशनर जो है काम करना शुरू कर देगा. सो दी प्राइमरी डेफिनेशन जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में दे रखा है, डेफिनेशन रटने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है. बस मेन बात उसमें क्या कही गई है कि आप तब तक का खर्चा उसके अंदर ऐड करेंगे जब तक वो असेट, जब तक वो फिक्स असेट अपने इंटेंडेड यूज़ के लिए, यानी कि जिस पर्पज़ से आप उस असेट को लेकर के आए हो, वो इस्तेमाल करना शुरू नहीं कर देते, तब तक के खर्चे आपको उसके अंदर ऐड करने हैं. राइट. सो इन आर एग्जाम्पल, एयर कंडीशनर तब तक ऑपरेट नहीं करेगा जब तक आप उसे डिलीवर करा के, इंजीनियर से इंस्टॉल करा करके शुरू नहीं कर देते, तब तक के सारे खर्चे आप उसमें ऐड करते जाएंगे. सो लेट्स से कि 30,000 का हमारा एयर कंडीशनर था, 1500 के अंदर हमारा डिलीवरी चार्ज आ गया और 1500 हमने और खर्च कर दिए उसे इंस्टॉल कराने के लिए. सो जब आप एयर कंडीशनर का अकाउंट डेबिट करने जाओगे ना, या फिर उसे ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से भी आप नोट कर सकते हैं, जब भी आप वो अकाउंट डेबिट करने जाएंगे, सो दी एंट्री इज़ गोइंग टू बी विद व्हाट अमाउंट? करेक्ट, 30,000 प्लस 1,500 प्लस 1,500, यानी कि 33,000 से आप
उस पर्टिकुलर एयर कंडीशनर को डेबिट करेंगे, क्योंकि जब तक वो इस्तेमाल में आया, जिस पर्पज़ के लिए आपने उसे ख़रीदा था, तब तक और खर्चे आपने परचेज प्राइस के ऊपर कर दिए थे। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया देने के लिए, डेफिनेशन समझने के लिए कि यहाँ पर असल में हो क्या रहा है। नाउ लेट्स टॉक एट दी इंक्लूजन्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इंक्लूजन्स दिखाई देंगे, क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। सो हमारे एग्जांपल के अंदर परचेज प्राइस, डिलीवरी कॉस्ट को लेकर के हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके थे। नाउ देयर इज़ लीगल फीस। कई सारे एसेट्स ऐसे होते हैं जिसे खरीदने के लिए आपको लीगल फीस देनी पड़ती है। जैसे कि एक ज़मीन हमें खरीदनी है तो उसकी रजिस्ट्री वगैरह करानी पड़ती है, एग्रीमेंट वगैरह कराना पड़ता है। सो दैट फीस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द कॉस्ट। देन देर इज़ समथिंग कॉल्ड सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, जिसके बारे में शुरू में मैंने थोड़ी सी बात करी थी कि भाई आपने असेट खरीद लिया, उसका इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया, बट उसके अंदर अब आप कोई ऐसा खर्चा कर रहे हो जो उस असेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन रुक के कर लेते हैं। सर ये कौन से खर्चे होते हैं ऐसे? ये वो खर्चे होते हैं जो आपके फिक्स असेट को या नॉन करंट एसेट को वैल्यू को बढ़ा देता है, अर्निंग कैपेसिटी, कमाने की क्षमता को बढ़ा देता है या प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर देखें, बड़ा सिंपल एग्जांपल है। एक मल्टीप्लेक्स है जहाँ पर 80 सोफ़े लगे हुए हैं। अगर 80 सोफ़े लगें तो टिकट तो हम सिर्फ 80 ही बेच पाएंगे, राइट। अगर ज़्यादा लोग आ गए मूवी देखने के लिए, हम तो ये तो नहीं बोल सकते एक सोफ़े के ऊपर 2 लोग बैठ जाओ या फिर गोदी में बैठा लो, राइट। नाउ अब हमने 20 सोफ़े यहाँ पर और लगा लिए। अगर आप 20 सोफ़ा और लगा रहे हो तो अब आप 80 नहीं 100 टिकट बेच पाएंगे, राइट। समझे बात को? यानी कि आपकी कमाने की क्षमता बढ़ गई उन 20 सोफ़ा को ऐड करने की वजह से, राइट। इफ़ योर अर्निंग कैपेसिटी इज़ इंक्रीजिंग, देन ये जो 20 सोफ़ा खरीदने का आपने जो पैसा खर्च किया है, ये जो सीट्स का पैसा खर्च किया है, इसे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर मानेंगे और फर्नीचर का पार्ट बना लेंगे। ठीक है जी। तो ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऐसा सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है जिसे रिकॉर्ड करने के लिए आप नॉन करंट असेट अकाउंट को ही डेबिट करेंगे और हमारे इस केस में फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं उसी थिएटर का जहाँ पर 80 सीट्स लगी थी। अब 80 सीट्स काफ़ी समय से लगी थी और उनके अंदर लोगों ने कुछ ख़राब मूवीज़ निकल गई तो ब्लेड वेड मार के अपना गुस्सा निकाल लिया या पैसा वसूल कर लिया। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका थिएटर चलता रहे तो फटे हुए सीट्स के साथ तो आप नहीं चला सकते, तो आपने क्या किया, आपने सारे सोफ़ा को रिन्यू कर दिया, राइट। वहाँ पर कपड़ा वगैरह चेंज कर दिया या उसके गद्दे वगैरह चेंज कर दिए ताकि लोग अभी भी आपके यहाँ पर सिनेमा हॉल में मूवी देखने के लिए आते रहें। ठीक है, नाउ दिस इज़ ऑल्सो ए बिग एक्सपेंडिचर, कोई छोटा मोटा एक्सपेंडिचर नहीं होता अपनी सीट्स को रिपेयर कराने के लिए। बट ये जो एक्सपेंडिचर है इसे आप कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कमाने की क्षमता बढ़ी नहीं है, मेंटेन हुई है। अगर कमाने की क्षमता, अर्निंग कैपेसिटी आप मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि 80 सीट्स के ऊपर भी लोग बैठे हैं, उनका मन करे वहाँ बैठने का, और आप अभी भी आगे चलकर 80 सीट्स पूरी की पूरी ऑक्यूपाई करवा पाएँ, आपको उन्हें रिपेयर करना होगा, राइट। सो जब ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिससे आपकी कमाने की क्षमता नहीं बढ़ती, मेंटेन रहती है, राइट, देन दैट एक्सपेंडिचर, इवन इफ दैट एक्सपेंडिचर इज़ ह्यूज, आप उसे कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। सो यू अंडरस्टैंड द क्राइटेरिया। द क्राइटेरिया इज़ कमाने की क्षमता बढ़नी चाहिए। ठीक है, एक और इसका एग्जांपल हो सकता है प्रोडक्टिविटी का बढ़ना। कोई आप मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर आप ऑयलिंग ग्रीसिंग करते हैं ताकि वो हमेशा चलती रहे, कभी भी अचानक से बंद ना हो जाए, छोटे मोटे पार्ट्स आप उसमें चेंज करते रहते हैं सो दैट द मशीन कीप्स ऑन रनिंग स्मूथली, राइट। अगेन दिस इज़ एन एक्सपेंडिचर जो रिपेयर्स के अंदर आएगा, ये फिक्स सेट का या मशीनरी के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। हाँ, अगर आपने मशीनरी के अंदर कोई एक ऐसा पार्ट ऐड कर दिया है जिसके अंदर आउटपुट ज़्यादा निकल करके आ रहा है, अब इन दैट सिनेरियो दैट सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इज़ गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब वही मशीन ज़्यादा प्रोडक्शन आपको करके दे रही है उस एक पार्ट के चेंज होने की वजह से। ओके, सो ये तो था सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का डिस्कशन। तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर के अंदर बड़ा ध्यान से हमको इवैल्यूएट करना है कि हमारी अर्निंग कैपेसिटी, कमाने की क्षमता बढ़ रही है क्या, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। अगर हाँ ऐसा हो रहा है तो आप इस एक्सपेंडिचर को कॉस्ट का पार्ट बना देंगे फिक्स सेट का, एंड देयरफॉर फिक्स सेट अकाउंट इज़ गोइंग टू बी डेबिटेड। ओके, एंड अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये रिपेयर्स का पार्ट बन जाएगा। ठीक है,
अगला इंक्लूजन हमारा होता है ट्रायल्स एंड टेस्ट। जब भी कोई नई मशीनरी हमारे पास आती है तो हम कुछ रॉ मटेरियल को उठाते हैं, लेबर को लेकर के आते हैं, भाई आप ये मशीन को टेस्ट कर लो ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है। तो जब भी ये ट्रायल और टेस्ट के अंदर रॉ मटेरियल का कुछ खर्चा आता है, लेबर को भी आप पैसे देते हो, वो फ्री में तो आएगा नहीं, इन खर्चों को भी आप उस मशीनरी की कॉस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, ट्रायल्स एंड टेस्ट। ठीक है, क्या चीज़ें हमारी इंक्लूड यहाँ पर नहीं होने वाली हैं? वन थिंग इज़ गोइंग टू बी रिपेयर्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर और रिपेयर्स में क्या फ़र्क है। सो वी आर नॉट गोना डिस्कस दिस एनी फर्दर। अगली चीज़ होती है रिन्यूअल्स। ये भी हमने सोफ़े के एग्जाम्पल के अंदर डिस्कस कर चुका है। नए जैसे बनाने का या उसे परफॉर्म जैसा कर रहा था वैसा वो असेट परफॉर्म करता रहे, उसके लिए जो खर्चा है दैट इज़ रिन्यूअल्स। रिपेयर्स रिन्यूअल्स ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। वैसे ही रीपेंटिंग का खर्चा आ जाता है। भाई आपने एक बिल्डिंग खरीदी है और आप उसको अपने मनपसंद के कलर के अंदर पेंट करवा रहे हैं, तो पेंट का खर्चा जो है वो ऐड नहीं होगा बिल्डिंग की कॉस्ट के अंदर, क्योंकि बिल्डिंग को आपने ख़रीदा था, आप उसे एज इट इज़ यूज़ कर सकते थे। पेंट चेंज करवाना केवल एक कॉस्मेटिक चेंज माना जाता है। ठीक है, एंड देयरफॉर रीपेंटिंग विल डेफिनेटली नॉट बी इंक्लूडेड। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, यानी कि उस बिल्डिंग के अंदर आपने स्टाफ बिठाया है जो उस बिल्डिंग की देखरेख कर रहा है, साफ़ सफाई कर रहा है, वहाँ पर बाहर सिक्योरिटी गार्ड मेंटेन करके रखा हुआ, ये एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होता है, राइट। और ये भी एक्सपेंसेस के अंदर आएगा, फिक्स सेट के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। इसके अलावा जनरल ओवरहेड्स जैसे कि एयर कंडीशनिंग आपने कर रखी है, बिजली का खर्चा है, ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं जनरल ओवरहेड्स कहा जाता है, जो नॉर्मली आप खर्च करने ही वाले थे, ये भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। फिर आ जाती है हमारी ट्रेनिंग कॉस्ट। अब ट्रेनिंग कॉस्ट के अंदर कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लेट मी क्लैरिफाई दिस अ लिटिल स्लोली। भाई आपके पास कोई मशीनरी आई है और उसे ऑपरेट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, अपने इंजीनियर्स को बुला रहे हैं और उनको ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, ऑफिशियल ट्रेनिंग। जो मैन्युफैक्चरर है मशीनरी का वो आकर के आपके एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर रहा है, राइट। नाउ अब यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि सर जब ट्रेन कर रहे हैं तो अगर स्टाफ ट्रेंड ही नहीं होगा तो मशीन ऑपरेट कैसे होगी, यानी कि अपने इंटेंडेड पर्पज़ के लिए आप उसे यूज़ ही नहीं कर पाएंगे बिना ट्रेनिंग के, विच इज़ करेक्ट, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। बट एक इसका लॉजिक और होता है कि भाई आप एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहे हो, बट इसका मतलब ये गारंटी नहीं है कि एम्प्लॉय आपके पास टिकेगा ही। हो सकता है वो ट्रेनिंग लेकर के किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर जाए, एंड बिकॉज ऑफ दैट ट्रेनिंग कॉस्ट्स को हम कभी भी फिक्स सेट के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। ओके, एंड अनदर एग्जाम्पल इज़ वेस्टेज। आप एक मशीन लेकर के आए और वहाँ पर आप उसके अंदर प्रोडक्शन आपने करना शुरू कर दिया, और प्रोडक्शन के अंदर कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या हमेशा ही ऐसा होता है कि जितना आप इनपुट डालते हो उतना एग्जैक्ट आउटपुट निकल के आता नहीं है, कुछ ना कुछ वेस्टेज होता है। इस खर्चे को भी आप पार्ट नहीं बनाएंगे एज ए पर्टिकुलर फिक्स एसेट। इसका एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ, वेस्टेज का बहुत क्लियर एग्जांपल है। लेट्स से कि आप एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल बाहर पड़ा था, बारिश आ गई, रेत वगैरह आपकी ख़राब हो गई, सो ये वेस्टेज को आप कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाओगे। या फिर लेबर आपके यहाँ आया हुआ था काम करने के लिए, बिकॉज आपको लेबर की ज़रूरत होती है बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन के अंदर, बट आपका ठेकेदार नहीं आया हुआ था और बिकॉज ऑफ दैट लेबर को काफ़ी समय तक खाली बैठना पड़ा बिना किसी काम के। बट लेबर आया है तो आपको उसे पैसे तो देने पड़ेंगे। नाउ दिस विल ऑल्सो नॉट बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट, दिस इज सिंपली ए नॉर्मल एक्सपेंस। ठीक है, तो ये तो था हमारा डिस्कशन कि कॉस्ट में क्या इंक्लूड होना चाहिए और क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अगली बात हमारी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, जो हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा से बस कुछ चीज़ों को मैं पॉइंट आउट कर देना चाहता हूँ और कुछ एक एग्जांपल और देख लें। वो कह रहे हैं जी आप कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या होता है, फिक्स एसेट को डेबिट करने को हम कैपिटलाइज करना कहते हैं। वो कहते हैं कैपिटलाइज्ड इफ़ इट एनहांसेस द बेनिफिट ऑफ द एसेट, एसेट से मिलने वाला फ़ायदा। दो फ़ायदे बताए मैंने आपको, एक कमाने की क्षमता यानी कि अर्निंग कैपेसिटी का इंक्रीज़ होना, और दूसरा क्या बताया आपको, व्हाट वाज द सेकंड थिंग, मैं भूल गया नहीं मैं भूला नहीं, दूसरी चीज़ क्या थी कि आप प्रोडक्टिविटी मशीनरी की जो है वो बढ़ा रहे हैं। दो चीज़ें, राइट।
ये दो चीज़ें बेनिफिट असेट का बढ़ रहा है ये बताता है। तो एक एग्जांपल तो हमने दिया कि भाई मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के अंदर नंबर ऑफ़ सीट्स आप बढ़ा रहे हैं तो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, या फिर बिल्डिंग का शेड, बिल्डिंग के साथ शेड आपने बना दिया तो बिल्डिंग की यूटिलिटी बढ़ गई क्योंकि अब वहाँ पर गाड़ियाँ भी पार्क हो सकती हैं। एंड देन एडिंग ए पार्ट टू ए मशीन टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ये भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मशीन में आपने एक ऐसा पार्ट ऐड कर दिया जिसकी वजह से प्रोडक्शन क्या है आपका बढ़ गया। ठीक है, सो ये कुछ हमने एग्जांपल्स ऑलरेडी देखे थे टू अंडरस्टैंड कि क्यों सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर यानी कि फिक्स सेट ऑलरेडी खरीद चुके हो और इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हो उसके इंटेंडेड पर्पज से, बट फिर भी कोई ऐसा खर्चा जो दोबारा से क्या बन जाएगा, कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी बेसिकली कॉल सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, चलें अब अगली बात पे आते हैं विच इज़ डेप्रीसिएशन। ठीक है, अब डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट मोस्टली क्लास 11th के अंदर ठीक से बताया नहीं जाता है, तो बहुत बेसिक से मैं बात करूँगा जिससे आपको डेप्रीसिएशन कॉन्सेप्ट आता हो या ना आता हो, बड़ा क्लियरली आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। Depreciation is basically nothing but systematic allocation of depreciable amount। depreciable amount क्या है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। of an asset over its useful life। बेसिकली इनका कहना है कि जो भी आप फिक्स सेट लेकर के आते हैं उसकी वैल्यू यूज़ करते करते या फिर पासेज ऑफ टाइम की वजह से कम होती जाती है एंड आफ्टर ए सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम उसकी वैल्यू ना के बराबर रह जाती है, यानी कि अब आपको उसे भंगार में बेचना पड़ेगा या फिर आपको उसे डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ये जो वैल्यू के अंदर डिक्रीज़ है ये नोशनल एक्सपेंस है, यानी कि हर साल वैल्यू के अंदर कितनी गिरावट आ रही है ये एग्जैक्टली पता करना पॉसिबल नहीं है, एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें क्या करना पड़ता है, हमें एस्टिमेट लगाना पड़ता है। हमें ये एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि एक असेट कितने साल चलेगा। हाँ, ये एस्टिमेट गलत भी हो सकता है, गलत होगा तो हम क्या करेंगे ये आगे चल के देखेंगे, बट फिलहाल यूज़फुल लाइफ क्या है, एस्टिमेट है। दूसरी बात कि जब असेट की लाइफ ख़त्म हो जाती है तो उसको हम भंगार में बेचेंगे तो हमें कितने पैसे मिलेंगे, ये भी एक एस्टिमेट ही होता है कि फॉर एग्जांपल 10 साल बाद हम एक पर्टिकुलर मशीनरी को बेचने जाएंगे तो हमें $10,000 का स्क्रैप वैल्यू मिलेगा। ये केवल एक एस्टिमेट ही हो सकता है, एग्जैक्ट फिगर आपको पता हो, देयर इज़ नो वे ऑफ नोइंग इट। ओके, सो डेफिनेशन पे दोबारा से आते हैं। वो कहते हैं सिस्टमैटिक तरीके से हम एलोकेट कर रहे हैं, बांट रहे हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट को। सो व्हाट इज़ डेप्रिशिएबल अमाउंट, ये जानना ज़रूरी है। तो अगर आप ध्यान दें टूवर्ड्स द स्क्रीन आपको दिखाई देगा कि कॉस्ट ऑफ द एसेट जो अब हम जानते हैं कैसे कैलकुलेट होता है, उसमें से आप माइनस कर देंगे रेसिजुअल वैल्यू को, जिसे आप स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, या सिंपली जब उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो भंगार में बेचने से कितने पैसे मिलेंगे। और ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू हमें इनिशियली पता नहीं होती है। तो ये माइनस करते हैं तो डेप्रिशिएबल अमाउंट आता है। अब वो कहते हैं इस अमाउंट को आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो डिपेंड करते हुए कि असेट की लाइफ कितनी है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, उसके ऊपर भी हम आते हैं। ठीक है, सो डेप्रिशिएबल अमाउंट को हम बांटेंगे ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। ठीक है, यूजफुल लाइफ का मतलब क्या होता है, वो लाइफ जब तक वो असेट हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा, पैसे कमा करके देगा। अब यहाँ पर मेथड सर कैसे डिसाइड होगा, हाउ आर वी गोइंग टू डिसाइड द मेथड। सो मेथड आप किस तरह से असेट का इस्तेमाल हो रहा है, उसका वियर एंड टियर देखना, कितना समय वो इस्तेमाल हो चुका है, कई बार ऑब्सोलीट होना, यानी कि अब वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, असेट तो अच्छी कंडीशन में मगर टेक्नोलॉजी पुरानी होगी तो असेट आपका किसी काम का नहीं है। या फिर डिप्लीशन, है ना, डिप्लीशन होता है माइन के केस के अंदर, जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, माइन कर रहे हैं, जैसे कोल माइन हो गई या फिर ऑयल रिग्स हो गए, जहाँ पर नेचुरल रिसोर्स कम होते जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से तो पैटर्न ऑफ यूज़ हम इस्तेमाल करते हैं। पैटर्न ऑफ यूज़ को और फर्दर मैं एक्सप्लेन करूँगा बाय कॉलिंग द मैचिंग कॉस्ट प्रिंसिपल। जो क्लास 11th में पढ़ते तो हैं, एक्सप्लेन कोई नहीं करता। मैचिंग कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक पर्टिकुलर असेट से जिस साल में आपको फ़ायदा मिलेगा उस फ़ायदे से रिलेटेड खर्चे को भी आप उसी साल के अंदर मैच करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। एंड देयरफॉर वो कहते हैं नॉन करंट असेट से इस साल जो बेनिफिट मिलने वाला है उस बेनिफिट से मैच करने वाला एक्सपेंस भी, यानी कि डेप्रिसिएशन, आपको उसी साल में रिकॉर्ड करना चाहिए। नाउ ये मैच करना एक्यूरेट नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एस्टिमेट हमें लगाना पड़ता है कि किस तरह से मैच कर रहा है। ठीक है, एंड दैट इज़ हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन केम इनटू बीइंग। दैट परसेंटेज
is applied every year only on the original cost in order to calculate the depreciation. तो depreciation charge अगर आपको निकालना है तो depreciable amount जो हमने अभी डिस्कस किया था cost माइनस residual value, उसे आप डिवाइड करेंगे यूजफुल लाइफ से. ठीक है, तो आपको हर साल कितना डेप्रिसिएशन निकलेगा ये पता चल जाएगा. राइट, सो फॉर एग्जांपल $100,000 का असेट है और उसके ऊपर 10,000 का हमारा रेसिजुअल वैल्यू है, तो डेप्रिसिएबल अमाउंट निकल करके आ जाएगा 90,000. और लेट्स से असेट हमारा 10 साल के लिए चलने वाला है, तो 9,000 हर साल डेप्रिसिएशन लगना चाहिए. ओके, अगर 10 साल तक 9,000 का डेप्रिसिएशन आप हर साल लगाएंगे यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, तो अल्टीमेटली आखिरी साल में आपका असेट जो है रेसिजुअल वैल्यू के करीब पहुंच जाएगा. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का ये रहता है कि हमेशा सेम अमाउंट का डेप्रिसिएशन लगता है और डेप्रिसिएबल अमाउंट जो है ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर हमारा कैलकुलेट होता है अगर एक परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दे रखा है. ठीक है, सो हमारे करंट एग्जाम्पल के अंदर 9,000 की डेप्रिसिएशन हर साल लग रही है विच अमाउंट्स टू 9% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट. तो हर साल 100,000 का 9% आप कैलकुलेट करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि इस साल डेप्रिसिएशन कितनी लगने वाली है. आपको एग्जाम में सवाल आएंगे जिसके अंदर सिंपली आपको कहा जाएगा कि इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज कितना लगेगा. ठीक है, ऐसा सवाल आ जाए तो बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान होता है, बहुत इजीली उसको सॉल्व किया जा सकता है. अगला मेथड हमारा होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, विच बेसिकली मीन्स कि आपका असेट ऐसा है जो इनिशियली बहुत तेज़ी से डेप्रिसिएट होता है, बट जैसे जैसे साल बीतता जाता है उसका डेप्रिसिएशन की दर, राइट, वो कम होती जाती है. राइट, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू रिड्यूस बिकॉज इनिशियल ईयर्स के अंदर उसे ज़्यादा रफ एंड टफ तरीके से हैंडल किया जाता है, बट इवेंचुअली उतनी तेज़ी से उसकी वैल्यू नहीं गिरती है. राइट, सो इन दिस सिनेरियो आप रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, यानी कि इस साल का जो कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट निकल करके आ रहा है दैट इज़ बेसिकली यूज्ड. इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं एक सर्टेन परसेंटेज टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द करंट ईयर. ठीक है, इसमें कॉमन एग्जांपल्स व्हीकल्स, गाड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये मेथड ज़्यादा, और स्ट्रेट लाइन मेथड जो है बिल्डिंग्स जैसे एसेट के लिए कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है. बिकॉज गाड़ी जब हम लेकर आते हैं तो पहले 1-2 साल के अंदर बहुत तेज़ी से उसकी वैल्यू गिरती है एंड देन उतनी तेज़ी से वैल्यू नहीं गिरती. जबकि बिल्डिंग्स की अगर हम बात करें, एक बिल्डिंग की लाइफ अगर 40 साल है तो लगातार उसका सेम अमाउंट से उसकी वैल्यू हर साल गिरती चली जाएगी. ओके, सो दिस इज़ ये एग्जाम्पल क्यों दिए, आप ये समझ सकें पैटर्न ऑफ यूज़ हम यहाँ पर पिक करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, वी आर ट्राइंग टू पिक दी पैटर्न ऑफ यूज़, किस तरह से असेट को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कौन सा मेथड उसके लिए एप्रोप्रिएट रहेगा. नाउ इसके ऊपर सवाल आपको नहीं आएगा कि इस पर्टिकुलर असेट के ऊपर कौन सा मेथड लगना चाहिए. क्वेश्चन में आता तो यही है कि किस तरह का असेट है, उसके ऊपर ये रेट है और ये मेथड है, डेप्रिसिएशन चार्ज आप निकाल दें. फटाफट से इसकी अकाउंटिंग भी देख लें. मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया था अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विच आई विल एक्सप्लेन टू यू नाउ. सबसे पहले तो देखें अकाउंटिंग के अंदर जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो क्लास 11th में हम एंट्री करते थे जिसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा डेबिट होता था मगर क्रेडिट हम करते थे फिक्स एसेट अकाउंट. अब ऐसा नहीं होगा, आप क्रेडिट करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जिसका नेचर लाइबिलिटी होता है. ऐसा करने से फिक्स असेट की जो कॉस्ट है वो आपकी गिरती नहीं है, वो ओरिजिनल कॉस्ट पे मेंटेन रहती है और हर साल का डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र होता जाता है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को. ऑब्वियसली बात है ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है हमारा ये एट द एंड ऑफ द ईयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जब हम बात करें यानी कि बैलेंस शीट की जब हम बात करें तो उसके अंदर ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर यानी कि जितने में हमने खरीदा था, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले रहे थे ना 100,000 के अंदर हमने एक पर्टिकुलर असेट खरीदा है तो वो 100,000 नॉन करंट असेट के अंदर आपको दिखेगा. और लेट्स से हर साल 9,000 की डेप्रिसिएशन लग रही है, 5 साल हो चुके हैं, सो 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 45,000 की डेप्रिसिएशन है. तो 5 साल के बाद कैरिंग अमाउंट, रिटन डाउन वैल्यू को हम कैरिंग अमाउंट कहते हैं जिसको हम बुक वैल्यू भी बोला करते थे. तो नॉन करंट असेट हमारा 100,000 का है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 45,000 की है, तो कैरिंग अमाउंट उसका रिमेनिंग 55,000 जो है आपको बुक्स के अंदर दिखेगा. तो इस तरह से बैलेंस शीट के अंदर या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हम शो करते हैं कि हमने ख़रीदा इतने में था
यूज़ करके अभी तक कितनी डेप्रिसिएशन लग चुकी है, एंड देन फाइनली कैरिंग अमाउंट इसका इतना निकल करके आ रहा है। अब एग्ज़ाम के अंदर जो आपके सवाल आते हैं उसके अंदर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट आपको करने के लिए बोला जा सकता है, जिसके लिए एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको और चाहिए। चलें फटाफट उसको भी डिस्कस कर लें। इफ़ यूल हैव अ लुक, प्रोपोर्शनेट और फुल डेप्रिसिएशन, ये दो में से एक इंस्ट्रक्शन आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, उस हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन निकालना होगा। मेथड 1 है कि जब आप असेट को ख़रीदते हैं तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा दें, भले ही आप उस असेट को कभी भी खरीद रहे हो, यानी कि यहाँ पर आप प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे। और अगर आप असेट को बेच रहे हैं तो बेचते समय कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, भले ही ईयर ऑफ सेल के अंदर कितना भी आपने उस पर्टिकुलर असेट को इस्तेमाल कर लिया हो। ठीक है, ये टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन, येस इट इज़ अलाउड एंड इट इज़ बीइंग प्रैक्टिकली फॉलोड इवन इन इंडिया। ठीक है, ऐसा होता है कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के पास बड़े बड़े और बहुत सारे असेट होते हैं, तो प्रोपोर्शनेट करने का उनके पास समय होता नहीं है, तो कई सारी कंपनियां फुल ईयर की डेप्रिसिएशन लगाते हैं जब भी वो असेट को खरीदें इन द ईयर ऑफ परचेज, और जब बेचने जाते हैं तो कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज का अमाउंट इन द ईयर ऑफ परचेज बदल सकता है। अगर आप प्रोपोर्शनेट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो साल में जब भी आपने असेट खरीदा है तो हम प्रोपोर्शनेट कर लेंगे, जैसा 11th में करते थे, और ईयर ऑफ सेल के अंदर जब भी बेच रहे हैं तो जब तक हम साल शुरू होने से जब तक असेट को बेच नहीं देते तब तक ही आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो प्रोपोर्शनेट मेथड है। तो दो में से कोई भी एक मेथड क्लियरली क्वेश्चन के अंदर आपको बता के रखेंगे कि कौन सा मेथड आपको फॉलो करना है। डिपेंडिंग ऑन दैट योर आंसर ऑफ ए पर्टिकुलर क्वेश्चन माइट चेंज। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपको बोला गया है कि एक पर्टिकुलर असेट का तीसरे साल का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, 3 साल इस्तेमाल होने के बाद का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है। तो अगर वो ऐसा असेट है जिसमें आप प्रोपोर्शनेट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो ईयर 1 के अंदर प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन लगेगा और ईयर 2 एंड 3 के अंदर फुल ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा। बट अगर वो ऐसा असेट है जिसके अंदर आप पहले साल में फुल ईयर की डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो 3 साल के इस्तेमाल के अंदर पूरे के पूरे 3 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, एंड देयरफॉर योर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमाउंट इज गोइंग टू चेंज इन डिपेंडिंग अपॉन विच मेथड यू आर यूजिंग। ठीक है, तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई पहले तो मेथड कौन सा यूज़ हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड है कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, राइट। एंड नंबर 2, किस तरह से आप उसे डेप्रिशिएट कर रहे हैं, वेदर यू आर डेप्रिशिएटिंग इट ऑन ए प्रोपोर्शनेट बेसिस, और आप पहले साल में फुल ईयर की डेप्रिसिएशन लगाते हैं या फिर ईयर ऑफ सेल के अंदर नो डेप्रिसिएशन लगाते हैं। क्वेश्चन में क्लियरली आपको इंस्ट्रक्ट किया होगा, यू डू नॉट हैव टू गेस। ठीक है, गेस पे वो नहीं छोड़ेंगे, सर ऐसा होगा क्या कि वो बताएं नहीं, अगर कुछ नहीं बताएं तो कौन सा मेथड देना है, नहीं ऐसा नहीं होगा। इन एवरी केस दे आर गोइंग टू टेल यू विच मेथड यू हैव टू फॉलो, तो क्लियर इंस्ट्रक्शन रहेगा। एक क्वेश्चन से इस चीज़ को फटाफट से क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखें, ये सवाल 31 दिसंबर 2021 को एक कंपनी है जिसने एक नॉन करंट असेट को ख़रीदा था। पहले तो वो कैश रजिस्टर ख़रीदा उन्होंने। कैश रजिस्टर क्या होता है पता है आपको? कभी मैकडॉनल्ड्स में गए होगे या कहीं पे गए होगे तो उनके पास में एक मशीन होती है, और जब भी आप अपना ऑर्डर करते हैं तो उसमें वो ऑर्डर पंच करते हैं और एक बिल निकल करके आता है। फिर आप उनको कैश पेमेंट करते हैं, एक ड्रॉर खुल जाता है जिसके अंदर वो आपका कैश रखते हैं, उसी में से उठा करके आपको चेंज देते हैं वापस। ठीक है ना। सो कैश रजिस्टर का मतलब कोई किताब की बात नहीं हो रही है, बाकायदा मशीन की बात हो रही है। ठीक है, सो कैश रजिस्टर $6,000 का उनके पास एक था जो उन्होंने 1 अप्रैल 2021 को ख़रीदा है, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 15% स्ट्रेट लाइन मेथड के बेसिस पे लग रहा है। सो वी हैव टू सी, एक इन्फॉर्मेशन तो मिल गई कि डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है, एक और इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए कि यहाँ मेथड लग किस तरह से रहा है, क्या हम प्रोपोर्शनेट मेथड फॉलो करें या फिर हम ईयर ऑफ परचेज के अंदर फुल और ईयर ऑफ सेल के अंदर नो डेप्रिसिएशन करें। सो इसके लिए क्वेश्चन के अंदर आप एंड में देखें, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मंथली बेसिस। मंथली बेसिस का मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस का यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है। तो आप यहाँ देखोगे साल अगर 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है और 1 अप्रैल को आपने वो पर्टिकुलर असेट ख़रीदा है, तो आई थिंक 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे, तो 6,000 के अंदर 15% 9 महीने के लिए ये पहले साल की आपकी डेप्रिसिएशन हो गई, क्योंकि यहाँ क्लियरली आपको बता रखा है कि डेप्रिसिएशन मंथली यानी कि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे लगेगा।
वैसे ही एक माइक्रोवेव ओवन उन्होंने ख़रीदा है, $12,000 का ख़रीदा है और 1 जुलाई को ख़रीदा है। 1 जुलाई को ख़रीदा है तो यहाँ पर 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगनी चाहिए। यहाँ पर डेप्रिसिएशन का रेट 20% दे रखा है, तो 12,000 का 20% फॉर 6 मंथ्स। जो भी आंसर आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, ठीक है जी। चले तो अब हम बढ़ते हैं आगे, है ना। ये आपको सॉल्व करना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करना है ये तो बता दिया मैंने, ओके। चले सो लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट चेंज इन एस्टिमेट्स। सर हमारा एस्टिमेट यानी कि यूज़फुल लाइफ अगर चेंज हो गया, या फिर हमारा एस्टिमेट यानी कि रेसिजुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू उसकी कितनी होगी, ये एस्टिमेट चेंज हो गया तो अकाउंटिंग के अंदर क्या फ़र्क आना चाहिए। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बहुत क्लियरली बोलता है, वो कहते हैं कि अगर एस्टिमेट के अंदर कोई बदलाव होता है तो अभी तक जो हो चुका वो हो चुका, अब से आप नए सिरे से उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इसे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना कहते हैं। यानी कि अभी तक जो हो चुका वो भूल जाओ, अब जो चेंज इन एस्टिमेट का नॉलेज आपके सामने आया है उस हिसाब से आप उसके अंदर बदलाव लेकर के आएंगे। एक क्वेश्चन से इसे बड़ा क्लियरली हम देखते हैं। वो कह रहे हैं जी एक मशीन है 100,000 की जिसे 1 जनवरी 2020 को परचेज़ किया गया है और अब हम उसे डेप्रिशिएट करना शुरू कर रहे हैं। 5 साल के लिए डेप्रिशिएट उसे हम करेंगे और इसकी रेसिडुअल वैल्यू 20,000 है। एट 1 जनवरी 2021 ए रिव्यू वाज अंडरटेकन। वो कह रहे हैं भाई रिव्यू किया गया, देखा गया तो पता चला कि रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ अब 8 साल है उसकी, और 8 साल के बाद उसकी वैल्यू निल हो जाएगी, यानी कि 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि एस्टिमेट बदल गया हमारा। पहले तो हमें लगता था असेट की लाइफ 5 साल है, बट 1 जनवरी 2021 यानी कि 1 साल होने पे हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं अभी तो ये 4 साल की बजाय, है ना, पहले 5 साल था, 1 साल निकल गया, यानी कि 4 साल और चलना चाहिए। बट वो कह रहे नहीं 4 साल नहीं 8 साल चलेगा। दूसरा एस्टिमेट हमारा गलत हो गया, हमें लगा था कि 20,000 उसका रेसिजुअल वैल्यू होगा, वो कह रहे नहीं अब तो कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जी आप डेप्रिसिएशन चार्ज निकालें 31 दिसंबर 2021 का। ऐसा क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जाम के अंदर आ सकता है, ठीक है। सो आवर फर्स्ट ईयर was ending on December 2020 and the second year is ending on 31st December 2021। एस्टिमेट्स हमारे बदल गए हैं तो कैलकुलेशन में बदलाव आएगा। पहले साल अगर आप देखें तो डेप्रिशिएबल अमाउंट विच इज़ 100,000 माइनस 20,000 इज़ 80,000, है ना। 80,000 का डेप्रिशिएबल अमाउंट आ रहा है। 5 साल की उसकी लाइफ है तो 80,000 को 5 से आप डिवाइड कर देंगे, 16,000 का आपका हर साल डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। पहले साल ये डेप्रिसिएशन लग चुका होगा क्योंकि रिव्यू अगले साल हुआ है। तो पहले साल 16,000 का आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो अब आपका असेट का कैरिंग अमाउंट 84,000 होना चाहिए। 100,000 माइनस 16,000, 84,000 शुड बी दी कैरिंग अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर असेट, ओके। अब हमारे एस्टिमेट बदल गए हैं, दोबारा से डेप्रिशिएबल अमाउंट निकलेगा। कैरिंग अमाउंट का हम इस्तेमाल करेंगे 84,000 माइनस 0, है ना, क्योंकि रेसिजुअल वैल्यू 0 है। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट अब हमारा 84,000 हो जाएगा। और अब वो कह रहे हैं 8 साल की लाइफ और है तो 84,000 को आप 8 से डिवाइड कर देंगे एंड योर न्यू डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी हाउ मच, 10,500। सो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आप देखें बदल गया। इनिशियली इट वॉज 16,000, नाउ इट हैज़ चेंज टू ए डिफरेंट अमाउंट, ठीक है। अच्छा, मैंने कैलकुलेट अगर गलत कर दिया है तो मुझे बता देना सही कैलकुलेशन क्या है। मैंने कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। बट यू गेट द पॉइंट। 31 दिसंबर 2020 को ईयरली डेप्रिसिएशन का चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज यानी कि करंट ईयर में कितनी डेप्रिसिएशन लग रही है, वो था 16,000, बिकॉज 80,000 डिवाइडेड बाई 5 हम कर रहे थे, राइट। बट अब सेकेंड ईयर के अंदर डेप्रिसिएबल अमाउंट हमारा चेंज होकर के 84,000 हो गया है एंड रेसिडुअल वैल्यू तो निल थी ही, एंड अब हमारी 8 साल की लाइफ उसकी और बच रही है। तो 84 को आप क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे तो 10,500 आना चाहिए। तो देखें जहाँ पर डेप्रिसिएशन 16,000 लग रही थी, अगले साल चेंज इन एस्टिमेट होने की वजह से डेप्रिसिएशन जो है हमारी 10,500 लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो चेंज इन एस्टिमेट कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल हमारे सामने खड़े नहीं करता है, बड़ी आसानी से चेंज इन एस्टिमेट को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर सवाल एग्जाम में आ सकते हैं भी, चेंज इन एस्टिमेट हो गया, अब बताओ डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आ रहा है, ठीक है। एक बहुत ही छोटी सी बात हम करके इस वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं।
पहली बात, कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट इसमें आता है जिसे हम कहते हैं नॉन करंट असेट रजिस्टर। ठीक है, नॉन करंट असेट की अकाउंटिंग अकाउंट्स डिपार्टमेंट करता है, बट एक और डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो अलग से नॉन करंट असेट का रजिस्टर मेंटेन करता है, ये समझने के लिए कि कौन सा असेट कब खरीदा है, उसकी वैल्यू क्या है और फिजिकली वो असेट कहाँ पर पड़ा है। ठीक है, और ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स सेम इन्फॉर्मेशन मेंटेन कर रहे हैं, ताकि वो एक दूसरे से मिलते हैं और रिकंसाइल करके चेक करते हैं कि नॉन करंट असेट रजिस्टर के अंदर जो अमाउंट लिख रखा है और अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने नॉन करंट असेट्स का जो डिटेल अकाउंट्स मेंटेन कर रखा है वो आइडियली मैच होना चाहिए, बिकॉज सेम चीज़ का डिटेल है, मैच नहीं हो रहा है तो चेक किया जाता है वाई इज़ इट नॉट मैचिंग। तो एक प्रॉपर कंट्रोल मेंटेन करने के लिए नॉन करंट असेट रजिस्टर यूज़ होता है। इस रजिस्टर के बारे में इंटरनल कंट्रोल आप बिजनेस इन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक सा छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये एक ऐसी चीज़ है जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मेंटेन करता है और फिर ये दोनों डिपार्टमेंट मिल करके देखते हैं कि ये मैच होना चाहिए दोनों की डिटेल, बिकॉज दोनों नॉन करंट असेट से रिलेटेड डिटेल ही तो मेंटेन कर रहे हैं और मैच होनी चाहिए। अगर नहीं होती है और पॉसिबल है कि मैच ना हो, राइट, तो फिर वो देखते हैं कि किसकी तरफ से गलती हुई है, कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया या फिर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से कुछ रिकॉर्ड करना रह गया। ठीक है, और इससे इंश्योर हो सकता है कि नॉन करंट असेट से रिलेटेड जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपर मेंटेन हो दोनों के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, एंड दैट इज़ द लॉजिक ऑफ वाई नॉन करंट असेट रजिस्टर इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है जी, तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर इतना ही। अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे अगले सेशन के अंदर।